अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस को डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रैक्चर क्या होता है। याद रखिए हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट साइजेस की बोन्स मौजूद हैं, डिफरेंट शेप्स की बोन्स मौजूद हैं। हर एक बोन की अपनी एक स्ट्रेंथ है वजन उठाने की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्यूमर बोन को देख लें जो थाई में होती है, वो बहुत मजबूत बोन है, बहुत ज़्यादा वजन उठा सकती है। इसके मुकाबले में अगर हम रिब्स को देख लें, क्लेविकल बोन्स को देख लें, तो इनकी वजन उठाने की कैपेसिटी बहुत कम है। किसी भी बोन की जो वजन उठाने की कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा का वजन जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो ब्रेक कर सकती है, उसके अंदर क्रैक आ सकता है। हड्डी का ब्रेक कर जाना, उसके अंदर क्रैक आना है, इसे फ्रैक्चर कहा जाता है। ठीक है, ये एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, कोई बेढंगा वजन उठाने की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से ये फ्रैक्चर हो सकता है। ओके, अब फ्रैक्चर तो हो गया। अब वो फ्रैक्चर वाली बोन दोबारा से अगर हम अपनी जगह पर प्लेस करते हैं तो जिस जगह पर क्रैक पड़ा था या जिस जगह से बोन टूटी थी वहां पर दोबारा से बोन बन जाती है और बोन अपनी ओरिजिनल शेप दोबारा से मेंटेन कर लेती है। इस प्रोसेस को फ्रैक्चर हीलिंग कहा जाता है और ये प्रोसेस कुछ स्टेप्स में चलता है। फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस में यही चीज़ आज हम डिटेल से कवर करेंगे। क्लियर हो गया? ओके, अब आपकी कोई हड्डी टूट चुकी है तो वो दो तरीकों से रिकवर हो सकती है, हील हो सकती है, और वो डिपेंड करता है कि उस हड्डी के ऊपर स्ट्रेन यानी स्ट्रेस कितना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फ्रैक्चर बहुत सिंपल सा फ्रैक्चर है, यानी क्रैक आया है किसी हड्डी के अंदर, लेट्स से ये वाली हड्डी है, इसके अंदर कोई क्रैक आया है और इस क्रैक को कंप्रेशन प्लेट के जरिए बहुत मजबूती से कंप्रेशन प्लेट की मदद से जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा इस पर पट्टी भी कर दी है। अब इस हड्डी के ऊपर कोई एडिशनल स्ट्रेन नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप मूव भी कर रहे हैं तो ये हड्डी जो है ये मूव नहीं कर रही, तो स्ट्रेन बहुत कम है। लेट्स से अगर स्ट्रेन लेस देन 2% है तो ये हड्डी प्राइमरी बोन हीलिंग वाले प्रोसेस से रिपेयर होगी। अब अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपको याद हैं तो उसमें मैंने आपको इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन और एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन का मैकेनिज्म समझाया था, जिसमें इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में क्या होता है कि बोन जो है वो डायरेक्टली बनती है, कार्टिलेज नहीं बनता, डायरेक्टली बोन बनती है। ठीक है, जब डायरेक्टली बोन बनेगी तो ये प्रोसेस डेफिनेटली फास्ट होगा। ऐसी हड्डी जो आपकी क्रैक हुई है, जिसको आपने कंप्रेशन प्लेट लगाकर जोड़ दिया है, ठीक है, अब उसके अंदर स्ट्रेन बहुत कम है, स्ट्रेस उसके ऊपर बहुत कम पड़ रहा है, तो वो बहुत जल्दी हील कर जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इसे प्राइमरी बोन हीलिंग भी कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जो प्राइमरी बोन हीलिंग की वजह से रिकवर नहीं हो सकते, क्योंकि उनके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा होता है, यानी ग्रेटर देन 2% पड़ रहा होता है लेकिन लेस देन 10% होता है। अगर स्ट्रेन 10% से ऊपर होगा तो वो हड्डी बहुत टाइम लगेगी, रिपेयर ही नहीं होगी, हीलिंग ही नहीं होगी, दोबारा बार बार वहां से फ्रैक्चर होती जाएगी, क्रैक होती जाएगी, बल्कि ढीली सी हो जाएगी। ठीक है, कार्टिलेज बहुत ज्यादा बन जाएगा। इसलिए इस स्ट्रेन को 10% से कम रखने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स लगाई जाती हैं, जैसा कि कुछ हड्डियों को कास्ट ट्रीटमेंट दी जाती है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके बाजू के ऊपर बांध दिया जाता है। कुछ हड्डी अगर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो उन्हें फ्रैक्चर ब्रेस यानी सिंपल कोई पट्टी उसके ऊपर रख दी जाती है, या बैंडेजेस आते हैं वो लगा दिए जाते हैं, या इंट्रामेड्युलरी नेल लगाई जाती है, यानी कोई आपकी लॉन्ग बोन है वो फ्रैक्चर हो चुकी है तो उसके अंदर क्या होगा, एक नेल, एक रॉड सा लगा दिया जाएगा उसकी सेंटर वाले रीजन में, जैसे मेडुलरी कैविटी कहा जाता है। वो लगा दी जाएगी, या फिर ब्रिज प्लेटिंग की जाएगी। ठीक है, जैसे कंप्रेशन प्लेट होती है उसी टाइप की ब्रिज प्लेटिंग होती है, या फिर एक्सटर्नल फिक्सेशन लगाई जाएगी, यानी बोन के बाहर मेटल रॉड्स की मदद से उसे फिक्स किया जाएगा। ये सारे मैकेनिज्म लगाए जाते हैं ताकि स्ट्रेन 10% से कम पड़े और बोन जल्दी हील हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर स्ट्रेन 10% से ज़्यादा पड़ेगा तो वो बोन हील नहीं होगी। ठीक है, 10% से कम होगा और 2% से स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी बोन हीलिंग होगी। और मैंने आपको बताया बहुत सारी सिचुएशन के अंदर आप स्ट्रेन को 2% से कम रख ही नहीं सकते, क्योंकि बोन की पोजीशन ही ऐसी होती है, उसमें स्ट्रेन पड़ना ही पड़ना होता है। ये वाले मैकेनिज्म लगाकर 10% से लेस स्ट्रेन कर दिया जाता है। अब वो बोन सेकेंडरी बोन हीलिंग से हील होगी, रिपेयर होगी। उस मैकेनिज्म को डिटेल से डायग्रामेटिकली समझते हैं। लेट्स से आपकी कोई बोन है, लेट्स से थाई बोन है, ठीक है, वो फ्रैक्चर हो चुकी है किसी एक्सीडेंट की वजह से, अल्लाह ना करे, लेकिन हो चुकी है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा कि आपको पता है बोन के अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। जैसे ही हड्डी टूटेगी तो ये बोन्स भी ब्लड वेसल्स भी रप्चर कर जाएंगी, फट जाएंगी इस रीजन में। इस रीजन में जैसे ब्लड वेसल्स फटेंगे तो ब्लड लीक होगा और इस रीजन के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब ब्लड के अंदर आपको पता है
क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रिनोजेंस। ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करेंगे, इस ब्लड को ज़्यादा लीक होने से रोकने के लिए इसे जोड़ना शुरू कर देंगे, क्लॉट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो इस सारे मैकेनिज्म को हीमाटोमा कहते हैं। सो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो वहाँ पर एक एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो गया, ठीक है, वो जगह सूज सी गई, ब्लड आपको अंदर नजर आ रहा है, तो इसे हीमाटोमा फॉर्मेशन कहते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया क्या हो रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर्स आकर उस ब्लड को एक जगह पर जोड़ देते हैं ताकि यहाँ से मजीद ब्लड ज़ाया ना हो। ओके, जैसे ही हीमाटोमा का फॉर्मेशन हो जाता है तो सेकंड क्या होता है कि इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। इन्फ्लामेशन आपको पता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यानी कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, इम्यून सेल्स उस जगह पर पहुंचते हैं और साइटोकाइन सिग्नल्स देते हैं, जो जो प्रिकॉशंस होती हैं वो वहां पर आना शुरू कर देती हैं, ठीक है, सेल्स ने आना शुरू कर देना है। पहले सबसे पहला काम क्या होता है, इम्यून सेल्स क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हीमाटोमा बन चुका है, ठीक है, इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। जो हड्डी के पीसेस हैं और जो डेड सेल्स हैं उन्हें खाना शुरू करते हैं, स्पेशली मैक्रोफेजेस आ जाते हैं जो कि साइट को क्लीन कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा डेब्रिज जो डेड सेल्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीच में आ चुके हैं, उन्हें खाना शुरू कर देते हैं ताकि रिपेयरिंग आसानी से हो सके, जगह क्लीन हो। पहले स्टेप में तकरीबन वीक 1 टू वीक 2, 1 से 2 वीक ये प्रोसेस होता रहता है। हीमाटोमा की फॉर्मेशन हुई, ब्लड वेसल्स रप्चर हुई, वहाँ पर ब्लड लीक हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर्स आए, उन्होंने ब्लड को जाम कर दिया, ठीक है, अब मजीद ब्लड लीक नहीं हो रहा, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस स्टार्ट हो गया। इन्फ्लामेटरी रिस्पांस के नतीजे में इम्यून सेल्स मैक्रोफेजेस आए, वहाँ पर क्लीनिंग शुरू कर दी, अब हीमाटोमा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। ये पहली स्टेज आ जाती है जो वीक 1 से वीक 2 तक चलती है। अब वीक 2 के बाद क्या होता है, वीक 2 से वीक 4 का सिनारियो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्फ्लामेटरी सेल्स क्या करते हैं, साइटोकाइन सिग्नल रिलीज करते हैं। डिफरेंट टाइप के सेल्स इस जगह पर आना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर स्टेज 2 के अंदर 2 मैकेनिज्म होते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है, फिर उसके बाद सॉफ्ट कैलस की फॉर्मेशन होती है। पहले समझ लेते हैं कि ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या है। याद रखिए, यहाँ पर जो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं उनके इकट्ठे होने को ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। यानी इसमें इंटरप्ले ऑफ सेल्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स आ जाते हैं, जैसे कि इस साइड के ऊपर ब्लड के रास्ते आएंगे, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे। फाइब्रोब्लास्ट क्या करेंगे, यहाँ पर कोलेगन प्रोटीन बनाएंगे। कोलेगन प्रोटीन क्या करेगी, इस साइड को जोड़ना शुरू कर देगी, यानी ये 2 हड्डियां जो हैं इनके अंदर इस तरीके से धागे से परोए जाएंगे, ठीक है, ताकि ये साइड स्टेबल हो जाए, ठीक है, कोलेगन प्रोटीन आ जाएगी। कौन रिलीज कर रहे होंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स रिलीज कर रहे होंगे। इसके अलावा एंडोथीलियल सेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। एंडोथीलियल सेल्स खास टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं जो एंजियोजेनेसिस कर रहे होते हैं। यानी एंजियोजेनेसिस क्या है, न्यू ब्लड वेसल्स यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पुरानी तो टूट चुकी हैं, ठीक है, रप्चर हो चुकी हैं। न्यू ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा इम्यून सेल्स आ जाएंगे जो कि एडिशनल, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लीनिंग कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, मजीद साइटोकाइन सिग्नल रिलीज कर रहे होंगे। क्लियर हो गया। इस मैकेनिज्म को ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन कहा जाता है, यानी कि सेल्स का इकट्ठा हो जाना और इन सेल्स का अपना फंक्शन परफॉर्म कर देना, ठीक है। अब इसके बाद जरा सा, यानी 2 वीक के बाद आप समझ लें कि ये ग्रेनुलेशन टिश्यू कन्वर्ट हो जाते हैं सॉफ्ट कैलस में, यानी यहाँ पर सॉफ्ट कैलस बनता जाता है। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है, बट बेसिकली ये कैलस की कार्टिलेज होता है, ठीक है। आप ये समझ लें, कैलस टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है जो कोई खास डिफरेंशिएशन में नहीं गया होता। सॉफ्ट कैलस में क्या होता है, कार्टिलेज बनता जाता है, यानी यहाँ पर आप कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स भी आ जाएंगे। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, कार्टिलेज बनाते जाएंगे और यहाँ पर कार्टिलेज बनता जाएगा, ठीक है। कार्टिलेज यहाँ पर सेंटर में बनेगा, बोन के सेंटर में बनेगा, इसे इंटरनल कैलस कहा जाएगा। और साथ में ये साइडों पर बाहर को भी निकलता हुआ बनता जाएगा, जिसे एक्सटर्नल कैलस कहा जाता है। क्लियर हो गया। स्टेज 2 में वीक 2 to 4 क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यू आए हैं, बन रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको। ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट हैं जो कि कोलेगन प्रोटीन को बना रहे हैं, जो इनिशियली इन 2 बोन्स को आपस में जोड़ देता है, कोलेगन प्रोटीन, राइट। फिर एंडोथेलियल सेल्स आ जाते हैं जो न्यू ब्लड वेसल्स को बनाते हैं। इम्यून सेल्स होते हैं जो कि नजर रख रहे होते हैं क्या क्या करना है यहाँ पर। फिर इसके बाद सॉफ्ट कैलस बनने के लिए कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट कैलस बनता जाता है, यानी कार्टिलेज बनता जाता है जो बड़ा सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। अभी ये बड़ी सॉफ्ट है बोन। ओके, अब स्टेज 3 की तरफ चलते हैं। स्टेज 3 में हमने जैसे वीक 4 पढ़ा था, वीक 4 के बाद 1 मंथ स्टार्ट हो जाता है, 1 to 4 मंथ। ये याद रखिए, टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट बोन्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पर एक जनरल आइडिया आपको मैंने दिया हुआ। 1 to 4 मंथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सॉफ्ट कैलस बना था वो बोन से रिप्लेस हो जाता है। कौन सी बोन से, स्पॉन्जी बोन बन जाती है, ठीक है। होगा क्या, बेसिकली जो कॉन्ट्रियोब्लास्ट या कॉन्ट्रियोसाइट सेल्स थे वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, यहाँ ब्लड के रास्ते जो कैल्शियम वगैरह आती है उसको
अंदर डिपॉजिट करते जाते हैं कोलाजन के। सो इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहा जाता है, यानी कैल्शियम की डिपोजिशन होती जाती है, तो यहाँ पर बोन बनती जाती है। कौन सी बोन? स्पॉन्जी बोन। क्लियर हो गया? ओके। तो यहाँ पर स्पॉन्जी बोन की फॉर्मेशन होगी, बाहर की तरफ भी थोड़ी बनी हुई है और ब्लड वेसल्स तो यहाँ पर बनी हुई हैं। तो स्पॉन्जी बोन जब बन जाती है, सो बेसिकली हुआ क्या है, सॉफ्ट कैलस कन्वर्ट हो चुका है हार्ड कैलस में, क्योंकि बोन हार्ड होती है। सो हार्ड कैलस की फॉर्मेशन हुई है स्टेज 3 में। ठीक है, ओके। सो स्टेज 3 में स्पॉन्जी बोन बन चुकी है, कार्टिलेज रिप्लेस हो चुका है। अब स्टेज 4 में जाते हैं, 4 to 12 मंथ्स में। ये लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्पॉन्जी बोन काफ़ी बाहर को निकली हुई बनी हुई है। ठीक है, ये बोन आपको यहाँ पर बाहर भी नजर आ रही है, यानी हड्डी इस तरीके से होनी चाहिए, ये थोड़ी सी बाहर को भी फैली हुई है। अब कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं स्टेज 4 में, जिसे ऑस्टियोक्लास्ट जिन सेल्स को कहा जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का काम क्या होता है? एक्स्ट्रा बोन को रीअब्सॉर्ब करना। ठीक है, यानी ये एक्स्ट्रा बोन को तोड़ते रहते हैं और ब्लड में शामिल करते रहते हैं। अब ऑस्टियोक्लास्ट क्या क्या करेंगे? आएंगे साइड पर जो बोन बनी हुई है, लेट्स से यहाँ पर ये बोन साइड पर भी बनी हुई थी। ठीक है, ये साइड पर जो बोन बनी हुई है, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आकर इस बोन को तोड़ते जाएंगे। ठीक है, इस बोन को तोड़कर ब्लड में शामिल करते जाएंगे, ये बोन अपनी ओरिजिनल शेप गेन करती जाएगी। सो ऑस्टियोक्लास्ट को बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स ही स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल यहाँ पर लेट से ऑस्टियोक्लास्ट ने ज़्यादा बोन तोड़ दी, ऑस्टियोब्लास्ट तो दोबारा बना देंगे, फिर इंस्ट्रक्शन देंगे ऑस्टियोब्लास्ट। इस तरीके से रिमॉडलिंग होती रहती है। सो इस स्टेज को बोन रिमॉडलिंग कहा जाता है। सो ये 4 स्टेजेस हैं जिसके अकॉर्डिंग बोन फ्रैक्चर जो है वो हील होता है। सो ये सारी स्टेजेस हमने डिटेल से कवर कर ली। क्विकली रिव्यू कर लेते हैं आज की वीडियो के अंदर हमने क्या स्टडी किया। बोन फ्रैक्चर हीलिंग प्रोसेस को डिस्कस किया। फ्रैक्चर मैंने आपको बताया, जब बोन ब्रेक कर जाती है, क्रैक आता है, उसे फ्रैक्चर कहा जाता है। और फ्रैक्चर हीलिंग क्या है? बोन अपनी दोबारा रियल हालत में चली जाए, इसे फ्रैक्चर हीलिंग कहा जाता है। इसमें प्रोसेसेस को हमने स्टडी किया, उसमें स्ट्रैन की मैंने बात की, उसे अभी हम नहीं देखते। प्रोसेसेस में पहले स्टेज के अंदर हिमाटोमा की फॉर्मेशन होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स फट जाती है, रप्चर होती हैं और ब्लड की एक्युमुलेशन होती है, जिसे हिमाटोमा कहा जाता है। जिसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन्स, ये क्या करती हैं, वहाँ पर क्लॉट कर देती हैं ब्लड को, ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। और इसके अलावा कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज स्टार्ट होते हैं, ट्रिगर होते हैं, जिसमें इम्यून सेल्स इस साइड पर आते हैं और एक्स्ट्रा डेब्रिस जो डेड सेल्स हैं उन्हें खाना शुरू कर देते हैं, ताकि साइड क्लीन हो जाए। फिर सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है कि सॉफ्ट कैलस और ग्रेन्युलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, न्यू ब्लड वेसल्स यहाँ पर बनती हैं, कोलाजन प्रोटीन बनती है इन बोन्स को आपस में जोड़ने के लिए, और इसके अलावा कार्टिलेज बनना शुरू हो जाता है जो कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं। सो इस प्रोसेस को सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट कैलस कन्वर्ट हो जाता है इनटू हार्ड कैलस। सो बेसिकली होता क्या है कि कार्टिलेज रिप्लेस हो जाता है बाय स्पॉन्जी बोन, सो यहाँ पर हार्ड बोन बन जाती है। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट आते हैं जो एक्स्ट्रा बोन बनी होती है उसे रिमॉडल कर देते हैं और बोन की ओरिजिनल शेप दोबारा से अटेन हो जाती है। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।